अध्याय 1 अजीब असाइनमेंट। अफ्रीका मिशन के लिए आपकी कमाई। बूढ़े लिन ने पुराने घिसे पिटे कपड़ों में लिपटा एक पैकेज निकाला। उसके हाथ नाजुक थे और वह उसे संभाल रहा था। सावधानी से उसने 100 RMB नोटों के 2 मुड़े हुए टुकड़े निकाले और उन्हें एक लड़के को थमा दिया जो उसे घूर रहा था। लिन यी को समझ नहीं आया। यह एक बहुत बड़ा मिशन था जिसे उसने अभी अभी पूरा किया था और साथ ही बहुत ज्यादा मांग वाला भी। उसे बहुत ही दुर्जेय दुश्मनों से निपटना था और उसके मुवक्किल का मुनाफा बहुत ज्यादा था। उसे इतना कम वेतन मिलना कैसे उचित था? आखिर इन पुराने लोगों को ये चरम मिशन कहाँ से मिले? उनके पास लगभग 10% जीवित रहने की दर थी और पुरस्कार हमेशा केवल 50 से लेकर कुछ 100 कुआई तक होते थे। कभी कभी भुगतान इतना घृणित रूप से कम होता था कि ये 2 अंकों के निशान तक भी नहीं पहुंचता था। लिन यी अंदर ही अंदर कोस रहा था जब बूढ़े व्यक्ति ने बैंक नोट उसकी हथेली पर रख दिए। वो अनाथ था तथा छोटी उम्र से ही मात्रहीन था, लेकिन ओल्ड लिन ने उसे कुंग फू सिखाया और 15 साल तक उसे घर पर ही पढ़ाया। वह शिक्षित था और शिक्षा और मार्शल आर्ट दोनों में ही निपुण था। उसे प्राचीन काल में रखें तो वह किसी उच्च अधिकारी से कम नहीं होगा। फिर भी उसने अपने दिन एक साधारण नौकर की तरह बिताए। क्या बकवास है? उसने सुना था कि निर्माण मजदूर भी सालाना 10,000 रुपये तक कमा सकते हैं। लिन यी के कठिन दिनों में उसे सालाना 2,000 से अधिक की कमाई नहीं होती थी। बूढ़े आदमी, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? 200? क्या तुम मेरे इनामों को जेब में रख रहे हो या कुछ और? ये पहली बार नहीं था जब लिन यी को संदेह हुआ था, लेकिन उस आदमी की जिंदगी उससे बिल्कुल अलग नहीं थी। वह एक ही तरह के कपड़े पहनता था, एक ही तरह का खाना खाता था। वह जरा भी अमीर नहीं लग रहा था। खुश रहो कि तुम्हारे पास शिकायत करने के लिए पैसे भी हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पैसा कमाना इतना आसान है ना? बूढ़े लिन ने आंखें मूंदते हुए कहा। नहीं चाहिए, वापस दे दो। मुझे विडो वांग के यहाँ खाना खाए हुए काफी समय हो गया है। लिन यी उस बूढ़े को पीटना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह फिर से नष्ट हो जाएगा। फिर भी उसे ज्यादा कुछ नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि बूढ़ा आदमी उसके साथ प्रशिक्षण के दौरान कभी भी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं करता था। जब भी उसे लगता कि वह कोई सफलता हासिल कर रहा है तो उसका गुरु बस उसके मानकों को लिन यी के स्तर से मिला देता था, फिर चाहे उसे कोई भी सफलता क्यों न मिल जाए। ठीक है, शायद अब समय आ गया है। तुमने पिछले कुछ सालों में काफी प्रशिक्षण लिया है। मुझे लगता है कि तुम बड़े काम के लिए तैयार हो। बूढ़े लिन का सिर एक गड्ढे में झुका हुआ था जिसमें वह बीन्स को कुचल रहा था और भोजन तैयार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। यह एक मिशन अच्छी तरह से करो और तुम जीवन के लिए तैयार हो जाओगे। सचमुच, लिन यी ने तब से ही सीख लिया था जब से ओल्ड लिन ने उसे कबाड़खाने से उठाया था कि उसे जो अध्ययन और प्रशिक्षण मिला था वो अंत में एक बड़े मिशन के लिए था। फिर भी वह शब्दों पर संदेह करने से खुद को नहीं रोक पाया। क्या इनाम वाकई इतना बड़ा था कि उसे अपनी बाकी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं थी? एड्स बाय पब फ्यूचर, मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? बूढ़ा लिन चिल्लाया और उसने और फलियां गड्ढे में फेंकी। तुम जा रहे हो या नहीं? शायद मुझे किसी और को बुलाना चाहिए। नहीं, मैं ये करूंगा। बेशक मैं ये करूंगा, लिन यी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो इस तरह की चीज को छोड़ देगा? जीवन भर के आराम के लिए एक मिशन, उसे इस एक के लिए अपनी जान जोखिम में डालने में कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है, सोंगशान जाओ। वहाँ पैंगजान इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी है। चू पैंगजान को ढूंढो और वह तुम्हें बाकी सब बता देगा। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। लेकिन बेहतर होगा कि तुम इस पर ध्यान से विचार करो। एक बार जब तुमने इसे स्वीकार कर लिया तो तुम पीछे नहीं हट सकते। क्यों? वे मुझे खतरनाक होने पर भी वापस नहीं जाने दे रहे हैं। लिन यी उन जिद्दी हीरो बनने वालों में से नहीं था। वह कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उसकी मौत हो जाए। मेरी छोटी यी, मैंने तुम्हें 15 साल तक पाला, तुम्हें खाना खिलाया, पानी पिलाया, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए एक लैपटॉप, एक 3G इंटरनेट कार्ड भी खरीदा। बूढ़े आदमी ने फिर से आंखें घुमाते हुए कहा। जब मैं तुम्हें इतना आसान काम करने के लिए कहता हूँ तो मुझ पर इतने सारे सवाल मत उछालो। तुम मुझे मजबूर मत करो, तुम छोटे कमीने। भाड़ में जाओ। लिन यी इस बूढ़े आदमी की इस हरकत से खुश नहीं था। हाँ, तुम सही हो, तुमने मुझे पाला है। पहले 3 सालों तक, 6 साल से ही मैंने खाना बनाया, मैंने जलाओ लकड़ी का प्रबंध किया, मैंने तुम्हारे लिए पैसे बनाने के लिए पुआल के चप्पल बुने। तुम मुझे मजबूर मत करो। मुझे पता है कि तुम रात में अपने हाथ और लैपटॉप के साथ क्या कर रहे हो। ओल्ड लिन ने तीखी नज़र से कहा। हाँ, यह सही है। मुझे लगा कि मैंने ध्यान नहीं दिया, है ना? तुमने खुद पर यह जबरदस्ती थोपा है। इसके अलावा तुमने। ठीक है, मैं मिशन को अंत तक जारी रखूंगा। ठीक है, लिन यी ने बीच में टोकते हुए कहा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि बूढ़े आदमी ने इस पर ध्यान दिया होगा। आखिरकार वह अपनी रात की गतिविधियों के साथ बहुत सावधान था। इस आदमी को आगे बढ़ने दो और वह कुछ बहुत ही अनुचित दृश्य निकाल देगा। और इसलिए लिन यी ने अपना सामान पैक किया और उत्तर की ओर जाने वाली ट्रेन में सवार हो गया। कुछ ही 10,000 मील की दूरी तय करने के बाद वह आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय महानगर सोंगशान पहुंच गया। लिन यी ने ट्रेन में ही निर्णय लिया कि अब से वह रात में अपना काम करते समय अपने आसपास के वातावरण के प्रति अधिक सतर्क रहेगा। इन सब के बावजूद उसे अपने मौजूदा मिशन के लिए वाकई बहुत उत्साह था। ये कुछ ऐसा था जिसका वह सपना देख रहा था।
एक ऐसा मिशन जिसमें उसे इतने सारे पुरस्कार मिलेंगे कि वह जल्दी रिटायर हो जाए। ओल्ड लिन के बोलने के तरीके से उसे पता चल गया था कि यह एक कठिन काम था, लेकिन इससे उसे जरा भी परेशानी नहीं हुई। आखिरकार एक कठिन मिशन की चुनौती रोमांच पैदा करती है। लिन यी के सामने बैठे झाइयों वाले एक आदमी की अचानक पॉप की आवाज आई। उसने अभी अभी कोक का कैन खोला था और बिना समय गंवाए उसे मुंह में डाला। उसने पुल टैब को धीरे से जमीन पर फेंक दिया। क्रूकट वाले एक व्यक्ति ने बिल उठाते समय बेपरवाह चेहरा बनाया और उसे बेहतर तरीके से देखने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। उसने बिल को 2 बार घुमाने के बाद अचानक चिल्लाया, वाह 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 वाह, प्रथम पुरस्कार। क्रूकट वाला आदमी ट्रेन में शोर को कम करने में सक्षम नहीं था, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के लोग सुन सकते थे। वे उसकी ओर देखने लगे, जिसमें उसके बगल में बैठा झाईदार आदमी भी शामिल था। आदमी को टैब देखकर घबराहट हुई। उसे एहसास हुआ कि यह वही है जिसे उसने फेंक दिया था। इसे वापस दे दो, यह मेरा है। तुम्हारा क्या? मुझे यहाँ तुम्हारा नाम नहीं दिख रहा है, आदमी ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी पकड़ टैब पर कस गई और वह घूरने लगा। तो तुम्हारा नाम प्रथम पुरस्कार है ना? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं ही वो व्यक्ति था जिसने पुरस्कार टिकट का टैब फेंक दिया था। झाइयों वाला वो आदमी दूसरे से डरता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन इतना भी नहीं कि वह जो कुछ भी उसके अधिकार में था उसे वापस लेने से पीछे हट जाए। क्रूकट वाला आदमी केवल नाक भान से कोड़कर बोला, तुमने खुद ही कहा तुमने इसे फेंक दिया है ना, तो चूंकि यह अब तुम्हारा नहीं है, इसलिए जो कोई भी इसे उठाएगा वह इसे रख लेगा। अरे क्या बकवास है यार, तुम्हें क्या हो गया है? झाया वाला आदमी और भी घबरा गया और उसने अपने सामने बैठे एक पर्यटक की ओर देखा। ये लिंगी के बगल में बैठा एक आदमी था जिसने चश्मा पहना हुआ था। मिस्टर, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति लगते हैं, क्या आप इस बेशर्म आदमी से कुछ कह सकते हैं? मैं बेशर्म? तुम बेशर्म हो? दुखी आदमी ने विद्वान की ओर रुख करने का फैसला किया। सर, हमें बताइए, ये टैब किसका होना चाहिए? हम चश्मा पहने आदमी ने अपनी उंगली चेहरे पर रखी और अपना चश्मा ऊपर चढ़ाना शुरू कर दिया। मैं एक कॉलेज प्रोफेसर हूं, चूंकि तुम दोनों मुझ पर भरोसा कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी समस्या का उचित समाधान पेश करूंगा। कृपया करें। झाईदार आदमी और क्रूकट आदमी दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। उनके चेहरे चिंतित थे क्योंकि वे स्वयंभू कॉलेज प्रोफेसर को घूर रहे थे। तार्किक रूप से कहें तो ये टैब इस आदमी के सोडा कैन से आया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह उसी का होना चाहिए। प्रोफेसर की बातें सुनकर झाया वाला आदमी मुस्कुराने लगा, जबकि दूसरी ओर क्रूकट वाला आदमी घबरा गया क्योंकि उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। प्रोफेसर ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया और फिर बात जारी रखी। हालांकि इस आदमी ने टैब फेंक दिया और आपने, मिस्टर, इसे उठा लिया, तो यह आश्चर्य की बात नहीं है कि टैब को घर ले जाने वाला आप ही हो। लेकिन सर, आपने खुद कहा था कि बिल मेरा है, झाइयों वाले आदमी ने कहा। उसके शब्दों से उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या होगा अगर तुम दोनों पुरस्कार राशि को आपस में बांट लो? अगर तुम दोनों इसे बांट लो तो ये काफी न्यायपूर्ण होगा। इसे साझा करना? क्रूकट वाला लड़का थोड़ा हिचकिचाया। ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। उस आदमी को शायद अपने तर्क में दोष का एहसास हो गया था। दूसरी ओर झाईदार आदमी को समझ में आ गया था कि आखिरकार बिल दूसरे आदमी के हाथ में था। अगर वह क्रूकट वाले आदमी के विचार के खिलाफ जाता तो उसे बिल कभी वापस नहीं मिल पाता और वह कुछ भी न मिलने की अपेक्षा आधा पुरस्कार लेना पसंद करता। ठीक है, हम इसे बांट लेंगे, झाइयों वाले आदमी ने कहा। प्रोफेसर ने उनसे बिल लिया और उसकी जांच की। अच्छा, इसमें लिखा है कि पहला पुरस्कार 1 लाख RMB है। करों के लिए 20% निकालने पर आपके पास 80,000 बचेंगे। हालांकि जीतने वाली टिकट को भुनाना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ क्या होगा अगर आप में से कोई दूसरे को 30,000 दे और वह व्यक्ति पूरे 80 के लिए टिकट भुना सकता है? अच्छा लगा? हाँ, यह अच्छी बात है। झाइयों वाला आदमी संतुष्ट लग रहा था जब तक उसे उसका हिस्सा मिल रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने दूसरे आदमी की ओर मुड़कर सहमति जताई। तो मुझे 30,000 दे दो, तुम ही टिकट कैश करवा सकते हो। लिन यी अपनी सीट पर पीछे झुक गया और घोटालेबाजों द्वारा किए जा रहे नाटक का आनंद लेने लगा। अध्याय 2, घोटाला। ओह! क्रूकट वाले आदमी ने झाईदार आदमी की ओर देखने से पहले अवचेतन रूप से अपनी जेबें थपथपाईं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तुम मुझे 30,000 क्यों नहीं देते? अगर तुम इसे नकद में बदल दोगे तो भी यही होगा। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, झाईदार आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मेरा मतलब है, मेरी तरफ देखो। तुम्हें लगता है कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूं जो 30,000 निकाल सकता है? प्रोफेसर, कृपया हमें कुछ उपाय बताएं, हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। झाइयों वाला आदमी एक बार फिर प्रोफेसर की ओर मुड़ा। उसने आह भरी, क्यों न मैं तुम दोनों को 30,000 रुपये दे दूं और टिकट कैश कर दूं? दोनों आदमी एक दूसरे को कुछ देर तक देखते रहे। उन्हें अभी भी 30,000 मिलेंगे, यह अच्छी बात है। चलो फिर ऐसा ही करते हैं। प्रोफेसर प्रसन्नता से अपने ब्रीफकेस की ओर बढ़े और अंदर देखने लगे। हालांकि उनके चेहरे पर खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही और जितनी तेजी से उन्होंने अपने ब्रीफकेस को खंगाला, उनका चेहरा उतना ही बदसूरत होता गया। जब तक उन्होंने ऊपर देखा, वे पसीने से लथपथ हो चुके थे।
अरे, पता चला कि मैं आज अपने साथ इतना नहीं लाया, मेरे पास यहाँ सिर्फ 30,000 है। आप लोग शायद ये भी नहीं जानते कि जीतने वाली टिकट को कैसे भुनाया जाता है। यह वाकई बहुत बुरा है। हाँ, दोनों लोगों ने पलकें झपकाईं। उनमें से किसी के पास पैसे नहीं थे, तो फिर इस दर पर पैसे कैसे बांटे जा सकते थे? झाइयों वाला आदमी अपनी चिंता कम करने के लिए खड़ा होने लगा। प्रोफेसर, आप ज्ञानी हैं, सुसंस्कृत हैं, क्या आपको कुछ और नहीं सूझ रहा? उफ, मुझे लगता है कि हम किसी और से पूछ सकते हैं, है ना? ऐसा कहकर प्रोफेसर अपने बगल में बैठे व्यक्ति लिंगी की ओर मुड़े। मेरे दोस्त, ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। क्या आपके पास इन दोनों को देने के लिए 60,000 को आए हैं? आपको बस टिकट को भुनाना है और आपके पास मुनाफे के लिए 20,000 होंगे। यह इससे आसान नहीं है ना? मैं इसे खुद ही कर लूँगा, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। लिंगी पूरे समय इस प्रदर्शन पर नज़र रखे हुए थे और उन्होंने पाया कि यह खराब तरीके से प्रस्तुत किया गया था। तीनों स्पष्ट रूप से शौकिया धोखेबाजों की एक टीम थे। वो पहाड़ों में पला बड़ा था, लेकिन वह बेवकूफ़ नहीं था। किसान की तरह दिखने वाले कब्दों में एक बहुत पढ़ा लिखा और बहुत जानकार आदमी था। इस मामले में लिन यी की बराबरी करने वाले बहुत कम लोग थे। इन तीनों जैसे तीसरे दर्जे के ठगों की तो बात ही छोड़िए। एड्स बाय पब फ्यूचर, मैं। लिन यी ने चौंकते हुए अपना चेहरा बनाते हुए कहा, क्या ये ठीक है? ज़रूर, यह आपके सिर पर गिरने वाली एक दुर्लभ किस्मत है, नौजवान। जब लिन यी ने सीधे तौर पर यह कहने के बजाय कि उसके पास पैसे नहीं हैं, क्या ये ठीक है, कहकर जवाब दिया तो प्रोफेसर बहुत खुश हुए। आखिरकार, जो लोग इस तरह से जवाब देते हैं वे आमतौर पर योग्य होते हैं। लिन यी अपना अभिनय जारी रखने ही वाला था कि उसे लगा कि किसी ने उसे लात मारी है। उसने दाईं ओर देखा और देखा कि उसकी उम्र के आसपास की एक सुंदर लड़की उसके बगल में बैठी थी। उसके बाल नदी की तरह बह रहे थे, उसकी त्वचा गोरी और कोमल थी। लिन यी ने उसे अभी तक खड़े होकर नहीं देखा था, लेकिन वह बता सकता था कि उसकी लंबाई कम से कम 1.65 मीटर थी। उसका फिगर भी अच्छा था। वह एक आदर्श लक्ष्य थी, और लिन यी ट्रेन में चढ़ते ही उससे बात करना चाहता था। हालांकि ईयरफोन के एक साधारण सेट ने बातचीत के किसी भी अवसर को नष्ट कर दिया। फिर भी वही लड़की लिन यी को उत्सुकता से देख रही थी। उसका सुंदर चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वह उससे कुछ कहना चाह रही थी, कुछ ऐसा जिसके लिए वह जल्द ही मुसीबत में पड़ सकती थी। स्वाभाविक रूप से लिन यी ने उसे समझा वह नहीं चाहती थी कि वह धोखाधड़ी के झांसे में आए। घटना उसके लिए अप्रासंगिक हो सकती है, लेकिन यह तथ्य कि उसके पास उसे चेतावनी देने का दिल था, लिन यी के लिए गर्मजोशी की अनुभूति के लिए पर्याप्त था। क्या शहर के लोगों को ठंडा नहीं कहा जाता है? इसके साथ ही लिन यी ने लड़की को बोनस लाइकबिलिटी पॉइंट दिए। एक सुंदर चेहरे का अपना महत्व होता है, लेकिन एक दुष्ट हृदय किसी भी अन्य चीज को अर्थहीन बना देता है। यही लिन यी का मानक था। क्रूकट वाले आदमी ने जब देखा कि लड़की क्या कर रही है तो उसने जोर से खांसी निकाली। उसने उसे घूर कर देखा और उसने तुरंत अपना पीला चेहरा नीचे कर लिया। ये कहने की जरूरत नहीं थी कि लिन यी ने इस छोटी सी बातचीत को मिस नहीं किया। वह पूरी यात्रा से ऊब चुका था और बूढ़े लिन से नाराज था। वह खुद का मनोरंजन करने से पहले ऐसी किसी भी चीज को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। दूसरी ओर लड़की ने अभी तक हार नहीं मानी थी। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था, लेकिन उसके पैर लात मारते रहे। लिन यी ने बस दिखावा किया कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे पास तो केवल 39,000 ही है। लिन यी ने अपना चेहरा भोलापन और मूर्खतापूर्ण ईमानदारी से भरा, लेकिन वास्तव में उसके बैग में यही सब था। एड्स बाय पब फ्यूचर घोटालेबाजों ने किसी तरह अपना गुस्सा जाहिर किया, लेकिन लिन यी के शब्दों ने उनकी आंखों में पहले से ही उत्साह भर दिया था। 49,000, ये थोड़ा कम लगता है, हम इसे कैसे बांटेंगे? चलो देखते हैं। 49,000 को 2 से भाग देने पर 24,500 आता है। क्रूकेट वाला लड़का हिसाब लगाने लगा। 24,500, है ना? मुझे लगता है कि यह बुरा नहीं है। मैं ये नंबर ले लूंगा। तुम? झाईदार आदमी ने कुछ सोचने के बाद अपने साथी से कहा। ठीक है, अगर ये तुम्हारे लिए काम करता है। दूसरे आदमी ने जवाब में सिर हिलाया। बच्चे, पैसे? लिन यी ने अपना पैकेट खोला और अखबारों में लिपटा एक छोटा पैकेट निकाला। उसने धीरे धीरे पैकेट को खोला और फिर 2 लोगों को नकदी के 5 बंडल थमा दिए। वहाँ 49,000। लिन यी ने अपना भोला चेहरा बनाए रखते हुए कहा, क्या मैं अब बिल ले सकता हूँ? ये पैसा उन वर्षों के लिए उसका भत्ता था जो वह मिशन पर खर्च करेगा। लिन यी ने हमेशा यह मान लिया था कि अगर वह वाकई मिशन की कमाई जेब में डाल रहा था, तो पिछले कुछ सालों में बूढ़े ने अपने लिए काफ़ी रकम कमा ली होगी। उदाहरण के लिए अफ्रीका में हत्या मिशन को ही लें, इस तरह की चीज़ के लिए कम से कम 2 लाख रुपये तो होने ही चाहिए, है ना? फिर भी बूढ़े आदमी ने दावा किया कि यह उसकी पूरी बचत थी। उसने इसे लिन यी को सौंपने से पहले भी अच्छी तरह से छिपा रखा था। लिन यी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचे। क्या बूढ़ा आदमी सच में गरीब था, या ये सब दिखावा था? ईमानदारी से कहूँ तो ये सब बनावटी नहीं लग रहा था, और उसका जीवन लिन यी से अलग नहीं था। शायद उसने वाकई मिशन के पुरस्कारों को ज्यादा आंका था। जरूर, जरूर। झाया वाले आदमी और क्रूकट वाले आदमी ने बिल सौंपने से पहले भूखे भेड़ियों की तरह नकदी बांटी।
लिन यी ने टैब को सावधानी से पकड़ने का प्रयास किया, जैसे कि वो कोई खजाना था जिसे वह खोना नहीं चाहता था। उसके बगल में बैठी लड़की सिर्फ आहें भर सकती थी। आखिरकार यह हो ही गया। उसने लिन यी के उत्साहित चेहरे पर एक आखिरी नज़र डाली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। घोटाला पूरा हो गया और घोटालेबाज अपनी सीटों पर शांत और खामोश होकर बैठ गए, लगभग ऐसे जैसे वे एक दूसरे को जानते ही न हों। अध्याय 3। तो आप अमीर हैं। लड़की अब लिन यी को लात नहीं मार रही थी। उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाने के कारण वह खिड़की के सहारे झुक गई और अपने ईयरफोन वापस लगा लिए। हम सोंगशान स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। सभी यात्री कृपया बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाएं। ट्रेन 15 मिनट के लिए रुकेगी। घोषणा समाप्त होते ही लिन यी तैयार होने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके बगल में बैठी लड़की भी ऐसा ही करेगी। यह उसका स्टॉप था। लिन यी ने लड़की के खड़े होते ही उसकी ऊंचाई की पुष्टि कर दी। वो सही था। ट्रेन से उतरने के बाद उन्होंने अपने आसपास के माहौल को देखा। आसमान में गगनचुंबी इमारतें थीं, जिससे नज़ारा बिल्कुल अलग हो गया था, जैसा कि उन्होंने 10 साल पहले देखा था। रुको! लिन यी के पीछे से एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। वह ट्रेन वाली लड़की थी और उसकी ओर दौड़ रही थी। क्या है? लिन यी को नहीं लगा कि यह पहली नज़र में प्यार का मामला था, हालांकि उसका चेहरा काफ़ी सुंदर था। इस तरह के घटिया कपड़ों में उसकी शक्ल बिल्कुल बेकार थी। सफ़ेद टैंक टॉप और मैले पीले रंग की पैंट उसे एक बेस्वाद किसान के तौर पर पेश करती थी। आप उस टिकट को भुनाने की योजना नहीं बना रहे हैं, है ना? जब वो बोल रही थी तो लड़की बहुत दोस्ताना नहीं थी। वो स्पष्ट रूप से अभी भी लिन यी से नाराज़ थी, क्योंकि उसने पहले उसे अनदेखा किया था। ओह ये! लिन यी ने अपनी जेब से टैब निकाला और सड़क के किनारे फैला दिया। क्या? लड़की की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं और उसने लिन यी की ओर अपनी उंगली उठाई। तुमने इसे फेंक दिया? हाँ। लिन यी ने सिर हिलाया। वैसे भी यह नकली था। तुम्हें पता था? लड़की और भी उलझन में पड़ गई। उसे क्या हो गया था? वह किसी ऐसी चीज़ के लिए पैसे दे रहा था जिसके बारे में उसे पता था कि वह नकली है। क्या वह बेवकूफ़ है? क्या वह पागल है? उसने जो देखा उससे लिन यी इतना अमीर नहीं लग रहा था कि वह मज़े के लिए ठगा जाए। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, मुझे पता था। अगर मुझे नहीं भी पता होता तो भी आपने मुझे चेतावनी दी होती, है ना? लिन यी ने मुस्कुराते हुए कहा। और तुमने फिर भी उन्हें पैसे दिए? लड़की घबराने लगी। लिन यी ने मुस्कुराते हुए अपना बैग निकाला और लड़की को दिखाने के लिए उसे खुला रखा। अंदर झांकने से पहले उसने लिन यी की ओर देखा। वहां नकदी के 7 बंडल थे। तो तुम अमीर हो। तुम्हें इस तरह से पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए, भले ही तुम अमीर हो। क्या तुम्हें नहीं लगता? लड़की को समझ में नहीं आया कि लिन यी क्या साबित करने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा कि वह बस दिखावा कर रहा था कि वह कितना अमीर है। ये पहले का पैसा है। पहले के पैसे? इसका क्या मतलब है? लड़की अभी भी नहीं समझी। तुम कह रहे हो कि तुमने पैसे वापस ले लिए, लेकिन क्या वो 49,000 नहीं थे? तुम्हारे पास कम से कम 70 या 80,000 तो हैं। ठीक है, उस प्रोफेसर के पास 30,000 थे। मैंने इसे अपने पैसे के साथ ले लिया। लिन यी ने कंधे उचका दिए। उसके लिए ये सिर्फ एक इशारा था, जैसे कपड़े पहनना या गिलास में पानी डालना। क्या? इस बात पर लड़की पूरी तरह से अवाक रह गई। तो लिन यी कोई बेवकूफ़ नहीं था। इतना ही नहीं, वह घोटालेबाजों से कई स्तर ऊपर था। उसने अपने साथ साथ प्रोफेसर के 30,000 भी चुरा लिए। उस चेहरे पर क्या है? तुम मेरी शिकायत तो नहीं करोगी, है ना? लिन यी ने लड़की की प्रतिक्रिया देखकर मजाक में कहा। बिल्कुल नहीं। लड़की ने शर्म से अपना सिर हिलाया। मजाक छोड़ो, मैं सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुम्हारे जैसी लड़कियां बहुत कम मिलती हैं। लिन यी ने ईमानदारी से कहा। बाद में कुछ खाने को मिलेगा? नहीं। लड़की ने सिर हिलाया, बेचैनी से। मेरा परिवार गेट पर मेरा इंतजार कर रहा है। लिन यी ने बस सिर हिला दिया। लड़कियों को पटाने के लिए हुनर की ज़रूरत होती है, लेकिन किस्मत भी अहम भूमिका निभाती है। बहुत ज़्यादा धारा के विपरीत चलने से उल्टा नतीजा निकलता है। ठीक है, फिर मिलते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। लड़की ने लिन यी की आकृति को दूर तक गायब होते देखा। कितना दिलचस्प व्यक्ति है। अगर उसकी माँ गेट पर इंतजार नहीं कर रही होती तो उसे थोड़ा और बेहतर तरीके से जानने में कोई आपत्ति नहीं होती। फिर भी इसका मतलब यह नहीं था कि लड़की को लिन यी पसंद आ गया था। यह एक अलग तरह का आकर्षण था। लिन यी भीड़ से अलग दिख रहा था। उसके बैग में बैंक के बजाय हज़ारों डॉलर थे, और लिन यी की एक खास आभा थी जिसे उसके बदसूरत कपड़े भी नहीं छुपा पाए। सर, क्या आप रात के लिए होटल लेना चाहेंगे? यहाँ बहुत सस्ता है। स्टेशन से बाहर निकलते ही लिन यी पर होटल प्रमोटरों की भीड़ ने हमला कर दिया। आखिरकार, किसान जैसे दिखने वाले लोग बजट होटलों के लिए आदर्श लक्ष्य थे। जिनके पास पैसा था वे इन होटलों की परवाह नहीं करते थे, और बड़े होटलों को मैदान में प्रचार प्रसार करने वाले प्रमोटरों की जरूरत नहीं होती थी। लिन यी ने जवाब में अपना हाथ हिलाया और भीड़ से बाहर निकलकर टैक्सियों की ओर बढ़ गया। उसके हाथ में कागज का एक टुकड़ा था जो ओल्ड मैन लिन ने उसे दिया था, जिसमें उस स्थान का पता लिखा था जहां उसे आने की उम्मीद थी। वह टैक्सी में बैठा और जोशीला ड्राइवर उसकी ओर मुड़ा और बोला, तुम कहाँ जा रहे हो, बेटा? ये पता यहाँ है। लिन यी ने नोट उसे थमा दिया। ड्राइवर रेलवे स्टेशन के आसपास का ही रहने वाला था और अपने ग्राहकों पर उसकी पैनी नज़र थी। लिन यी, जाहिर है, स्थानीय नहीं था।
उस आदमी ने अनुमान लगाया कि लिन यी शायद कोई ग्रामीण है जो शहर में नौकरी की तलाश में है और उसने किराया बढ़ाने के लिए कुछ चक्कर लगाने की योजना बनाए। नोट पर एक नज़र डालते ही उसका चेहरा हरा हो गया। सोंगशान सिटी, हाईलाइट एवेन्यू, नंबर 36, पैंगजान टावर्स, स्टेशन से 11.2 किलोमीटर दूर, सेकंड सर्कल ब्रिज का इस्तेमाल करें। यहाँ तक कि मार्ग की भी योजना बनाई गई थी, साथ ही दूरी भी। उसके लिए कोई जगह नहीं थी। इसके अलावा ये बच्चा पैंगजान टावर्स क्यों जाना चाहेगा? यहीं पर सोंगशान की सबसे बड़ी कंपनी स्थित थी। उसके जैसा किसान दिखने वाला व्यक्ति, ऐसा नहीं लगता था कि वो अंदर से किसी को जानता होगा। ड्राइवर ने यात्रा शुरू करने से पहले नोट एक तरफ रख दिया और एक लंबी सांस ली। सोंगशान में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और पुल भी बहुत थे। उन्हें गंतव्य तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। लिन यी ने टैक्सी से उतरने से पहले ड्राइवर को किराए के लिए 24 कुआई का भुगतान किया। वो खुद को इस बात से रोक नहीं पाया कि उसके ऊपर इतनी ऊंची गगनचुंबी इमारत मंडरा रही है। क्या यह इमारत घर के उस विशाल पहाड़ से भी ऊंची नहीं है? इस बार क्लाइंट इतना अमीर लग रहा था कि यह वाकई उसका रिटायरमेंट मिशन हो सकता था। लिन यी ने आगे बढ़ने से पहले ये सुनिश्चित कर लिया कि यह सही जगह है। अध्याय 4, ये कपड़े बहुत परेशानी वाले हैं। आप किसे ढूंढ रहे हैं, सर? लिन यी ने कुछ कदम ही आगे बढ़ाए थे कि सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोक लिया। ओह रुको, चलो देखते हैं। लिन यी ने शहर की सुरक्षा के बारे में सोचते हुए अपनी जेब में हाथ डाला। जहां वह रहता था वहां निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं होगा। हालांकि ये गार्ड बहुत ज़्यादा नहीं लगते थे और यहाँ तक कि घर पर एयरगोजी भी उन्हें धूल चटा सकता था। वह आदमी लिन यी का प्लेमेट था। उसे कुंग-फू नहीं आता था, लेकिन उसके एक घूंसे से एक बड़ा सांड भी मर सकता था। यहाँ के गार्ड किसी भी सांड से कहीं कमज़ोर थे। लिन यी ने एक नोट निकाला और उस पर लिखा नाम देखा। मैं चू पेंगजान को ढूंढ रहा हूँ। चू पेंगजान? कौन है वह? नाम पहले कहीं सुना था, एक सुरक्षा गार्ड ने बड़बड़ाया। ये चेयरमैन है यार। दूसरे गार्ड ने अपने सहकर्मी की आस्तीन खींचकर उसे चुप करा दिया ताकि कोई उसकी बात न सुन सके। क्या बकवास है? तुम नौकरी से निकाल दिए जाना चाहते हो या कुछ और? शिट! अपने सीनियर की बात सुनकर गार्ड की आंखें सदमे और पछतावे से चौड़ी हो गईं। अगर वह अपने नियोक्ता का नाम भी नहीं जानता तो वह किस तरह की सुरक्षा थी? उसने लिन यी पर एक और नज़र डाली और देखा कि उसने क्या पहना हुआ था। देखने से ये लड़का चेयरमैन से जुड़ा हुआ नहीं लग रहा था। आखिरकार ये संभव नहीं लग रहा था कि उसके जैसे किसान का दुनिया भर में शीर्ष 500 कंपनियों में से एक पैंगजान इंडस्ट्रीज का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति से संबंध होगा। हो सकता है कि वो बच्चा कोई खेत मजदूर हो जो चेयरमैन पर शिकायत लेकर हमला कर रहा हो। ये सोचकर गार्ड घबरा गया। उसे एक फिल्म याद आ गई जिसमें चेयरमैन पर एक किसान ने हमला किया था, जिसे उसने कुछ दिन पहले देखा था। उन्होंने अपने सहकर्मी से नज़रें मिलाईं और यह स्पष्ट था कि दोनों के विचार समान थे। एड्स बाय पब फ्यूचर, आपको चेयरमैन से क्या काम है? वरिष्ठ गार्ड ने गंभीर भाव से अपना गला साफ किया, मानो लिन यी किसी भी समय हमला कर सकता है। यह मैं नहीं हूँ, यह मेरे बूढ़े आदमी हैं। उन्होंने मुझे उसे ढूंढने के लिए आने को कहा था। लिन यी ने आलस से जवाब दिया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि बाहरी दुनिया में ग्राहक कितना शक्तिशाली था। वही था जो लिन यी से मदद मांग रहा था। हम आपके बूढ़े आदमी? लिन यी के शब्दों ने केवल संदेह की पुष्टि की। फिल्म का किसान अपने भाई की ओर से चेयरमैन के पास गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये किसान बच्चा अपने पिता के लिए भी यही कर रहा था। क्या तुम दोनों बात करना बंद कर सकते हो? मुझे बताओ कि यह चू पेंगजान किस मंजिल पर है और मैं अपने रास्ते पर चलूंगा, ठीक है? लिन यी के पास इन गार्डों की बकवास पर समय बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। वह जल्द से जल्द क्लाइंट से मिलना चाहता था। चेयरमैन यहाँ नहीं है। सीनियर गार्ड ने लिन यी को वहां से चले जाने को कहने का फैसला किया। उसने पहले ही तय कर लिया था कि लिन यी का चेयरमैन से कोई भी रिश्ता रखना असंभव है। लिन यी उन दोनों के द्वारा उसे रोके जाने से बहुत थक गया था। वे उसे इतना नीचा देख रहे थे कि यह उनकी आंखों में झलक रहा था और लिन यी के लिए यह बहुत हो चुका था। ये कपड़े उसे बहुत परेशान कर रहे थे। मैं समझ गया, मैं अंदर उसका इंतजार करूंगा, लिन यी ने कहा और वह उन दोनों के पास से गुजरा। रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते, दोनों गार्डों ने आश्चर्य से कहा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिन यी उनके आगे निकल जाएगी। वे उसे रोकने के लिए आगे बढ़े ही थे कि पहली मंजिल पर लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया। एक अच्छे कपड़े पहने अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकला और उसके पीछे एक और सावला, पतला अधेड़ उम्र का आदमी भी था। अब समय आ गया है। लिन यी ने हमसे अभी तक संपर्क क्यों नहीं किया? शायद आपको ट्रेन स्टेशन जाना चाहिए, बस मामले की जांच के लिए। आपने उसकी तस्वीर भी देखी है? अच्छे कपड़े पहने आदमी ने दुबले पतले आदमी से कहा। ज़रूर चेयरमैन, मैं तुरंत इस पर काम करूंगा, ली फू ने बिना देरी किए जवाब दिया। उसकी आवाज़ सम्मानपूर्ण थी। ली फू अभी जाने ही वाला था कि कंपनी के सामने हो रहे हंगामे ने चेयरमैन का ध्यान अपनी ओर खींचा। उससे पहले, ली फू, पहले जाकर देखो कि वहां क्या हो रहा है। एड्स बाय पब फ्यूचर। ली फू ने प्रवेश द्वार पर पहुंचने से पहले कुछ कदम तेज चलाए। तभी उसने देखा कि दो सुरक्षा गार्ड एक युवक को रोके हुए हैं। यहाँ क्या हो रहा है? मिस्टर फू, यह आदमी कह रहा है कि वह चेयरमैन से मिलना चाहता है और वह जबरन अंदर घुसने की कोशिश भी कर रहा है। स्वाभाविक रूप से गार्डों ने ली फू को पहचान लिया।
कंपनी में उसकी कोई खास भूमिका नहीं थी, लेकिन वह खुद चेयरमैन का सबसे भरोसेमंद अनुयायी था। अगर किसी को उसकी स्थिति का वर्णन करना हो तो वह सबसे अधिक संभावना चेयरमैन के निजी ड्राइवर की होगी। फिर भी निगम में सभी को समझ में आ गया कि वह सिर्फ एक ड्राइवर नहीं था, नतीजतन सुरक्षा गार्ड उसका सम्मान करते थे जैसे वे किसी नेता का सम्मान करते हैं। और कई स्थितियों में इस व्यक्ति के शब्द स्वयं अध्यक्ष की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते थे। ली फू की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने पहचाना कि वह युवक कौन था। लिन यी, क्या आप लिन यी हैं? हाँ, वह मैं ही हूँ। लिन यी ने सिर हिलाया। वह उस आदमी पर ध्यान देने लगा, लेकिन सहज ज्ञान ने उसे बताया कि यह वह चू पेंगजान नहीं है जिसकी उसे तलाश थी। वह अपने आप में एक तरह की गंभीरता रखता था और उसके लोग उसका सम्मान करते थे, लेकिन महत्वपूर्ण नेताओं के बारे में एक तरह की आभा थी, जबकि वह ऐसा नहीं करता था। आपसे मिलकर अच्छा लगा। ली फू को अपने सामने बैठे युवक की प्राथमिकता और महत्व का एहसास था, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के हाथ मिलाने के लिए आगे झुका। मैं चेयरमैन चू का सचिव ली फू हूँ। हमें पता ही नहीं था कि आप पहले ही आ चुके हैं। हम बस स्टेशन पर आपका स्वागत करने जा रहे थे। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी उस जगह को थोड़ा जानना चाहता था। लिन यी ने मुस्कुराते हुए कहा और उससे हाथ मिलाया। वह ऐसा ही था, वह किसी के साथ भी सम्मान से पेश आता था, बशर्ते कि वे उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करें। हालांकि ली फू थोड़ा ज्यादा विनम्र हो रहा था। चेयरमैन यही हैं, मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। कृपया मेरे पीछे आओ। ली फू ने चू पेंगजान के पास वापस जाने से पहले इशारा किया। सामने खड़े दो सुरक्षा गार्ड खुले मुंह से लिन यी की पीठ को घूर रहे थे। वो चेयरमैन का मेहमान है। युवा गार्ड को विश्वास नहीं हुआ। मिस्टर फू खुद उस लड़के के लिए आए थे, तो बेशक वह है। सीनियर ने राहत की सांस ली। एक और कदम और हम उसे नाराज कर देते। भगवान का शुक्र है कि वह समय पर आ गया, इससे पहले कि हम उस लड़के को बाहर निकाल देते। लिन यी ने ली फू के साथ आए अच्छे कपड़े पहने व्यक्ति को नहीं देखा। वह संभवतः उसका ग्राहक था, पेंगजान इंडस्ट्रीज का चेयरमैन चू पेंगजान। तुम लिन यी हो? हाँ। चू पेंगजान ने जैसे ही उन्हें आते देखा, वह चौड़े कदमों से उन दोनों की ओर बढ़ा। मुस्कुराते हुए उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। अध्याय 5, लगता है शादी की योजना है। लिन यी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और चेयरमैन से हाथ मिलाया। लिन यी जैसे व्यक्ति के लिए सामान्य सामाजिक अभिवादन करना उसकी पृष्ठभूमि के बावजूद असंभव नहीं था। मिस्टर चू, आपसे मिलकर खुशी हुई। ये पहली बार था जब लिन यी को कोई ऐसा ग्राहक मिला जो इतना भावुक था। आखिरकार वह आदमी दुनिया भर की शीर्ष 500 कंपनियों में से एक का चेयरमैन था। वह आदमी उसके साथ लगभग बराबरी का व्यवहार कर रहा था और लिन यी को यह अजीब लगा। मिस्टर लिन, मुझे पता है, इस तरह की किसी बात के लिए आपको यहाँ तक बुलाना थोड़ा ज्यादा है। चू पेंगजान ने एक पल की हिचकिचाहट के बाद कहा। अब ग्राहक बेतुके ढंग से दयालु हो रहा था। लिन यी चाहे कितना भी बेशर्म क्यों न हो, वह भी अपने नियोक्ता से ऐसी दयालुता बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नहीं, बूढ़े लिन ने मुझसे कहा कि यह मिशन मेरे लिए बाकी की जिंदगी बिना किसी परेशानी के जीने के लिए काफ़ी है। मैं हर महीने सिर्फ स्ट्रॉ सैंडल बनाकर कुछ $100 कमाता हूँ, इसलिए सच में मैं आभारी हूँ। लिन यी को आश्चर्य हुआ कि उसका ग्राहक किस तरह दयालुता की सीमा लंघ रहा था। वह उसे उसकी सेवाओं के लिए भुगतान कर रहा है, इसलिए उसे लिन यी के साथ इतना सम्मान से पेश आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आखिरकार उसके कुछ ग्राहक लिन यी को भुगतान करते समय बड़बड़ाते भी थे। स्ट्रॉ सैंडल टिप्पणी से चौंककर चू पेंगजान ने लिन यी को करीब से देखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह उसे किसी और के लिए गलत न समझे। वह किस बारे में बात कर रहा था? क्या बूढ़ा लिन उसे कुछ 100 RMB के लिए हर दिन स्ट्रॉ सैंडल बनाने के लिए कह रहा था? उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। उसने अपने पिता से लिन यी के कारनामों के बारे में सुना था, उदाहरण के लिए अफ्रीका में बंधक बचाव अभियान। पुरस्कार 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक होने चाहिए, तो पैसे के लिए सैंडल बनाने के बारे में यह क्या है? यह सही है। एक जोड़ी 4 कुआई में बिकती है, और अगर मैं एक दिन में लगभग 3 या 5 जोड़ी बनाता हूँ तो यह एक महीने में 200 कुआई है। लिन यी सिर हिला रहा था, लेकिन उसे भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। जिस तरह से हालात थे, उससे ऐसा नहीं लग रहा था कि बूढ़ा लिन बिल्कुल भी गरीब था। चू पेंगजान ने दूसरे घर के मामलों में दखल न देने का फैसला किया और बस अपना सिर हिला दिया। अब से तुम्हारा वेतन 30,000 प्रति माह होगा। तुम्हारी स्कूल फीस और दैनिक खर्चों का हिसाब स्वाभाविक रूप से तुम मेरी बेटी पर जो पैसा खर्च करोगे उसका भुगतान ली फू करेगा। 30,000? क्या बूढ़े ने 2,000 नहीं कहा? नहीं, यह एक उच्च वेतन वाली नौकरी है। अगर उसे वेतन के बारे में पता होता तो उसे 49,000 देते हुए ओल्ड लिन के दुखी चेहरे को नहीं देखना पड़ता। रुको मिस्टर चू, मैं समझ नहीं पाया। स्कूल की फीस, आपकी बेटी पर खर्च किया गया पैसा? लिन यी हैरान थी। चेयरमैन किस बारे में बात कर रहे थे? मिशन के बारे में क्या? ओह, क्या मिस्टर लिन ने तुम्हें नहीं बताया? कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ ऊपर क्यों नहीं आते? मैं तुम्हें सारी जानकारी दे दूंगा। चू पेंगजान ने मुस्कुराते हुए इशारा किया। लिन यी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए वे लिफ्ट की ओर बढ़ गए। चू पेंगजान अब लिन यी के नियोक्ता थे और वेतन भी कम नहीं था।
लिन यी को चेयरमैन की बातें थोड़ी बेतुकी लगीं, लेकिन उन्हें अपने पिछले मिशनों की तुलना में कहीं ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ें झेलनी पड़ी हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, और इसलिए लिन यी ने अपनी गति धीमी कर दी ताकि वह चेयरमैन के बगल में चलने के बजाय उनके पीछे चले। हालांकि चू पेंगजान के पैर जोर दे रहे थे कि वे साथ साथ चलें। यह अजीब था। वह आदमी लिन यी से कुछ ज्यादा ही परिचित हो रहा था, मानो वे सिर्फ नियोक्ता और कर्मचारी से ज्यादा कुछ थे। लिन यी ने कुछ न कहने का फैसला किया। यह उनकी पहली मुलाकात थी और कुछ बातें ऐसी थी जिन्हें सामने लाना उचित नहीं था। चीजें अंततः स्पष्ट हो जाएंगी। चेयरमैन का कार्यालय 200 वर्ग मीटर बड़ा था और गगनचुंबी इमारत के शीर्ष पर स्थित था। दीवारों में से एक में एक बड़ी खिड़की थी जो कमरे को सूरज की रोशनी से रोशन करती थी। ली फू दोनों को दफ्तर में ले जाने के बाद कमरे से बाहर निकल गया। उसने सचिव को बाहर बुलाकर चाय बनाने को कहा। मिस्टर लिन, आप क्या पीना चाहेंगे? सचिव शियाओयू ने ली फू से पहले ही सुन लिया था कि लिन यी का नाम क्या था। मैं पानी पीता हूँ। लिन यी घर पर ज्यादातर पानी ही पीता था और बाहर भी उसका व्यवहार कुछ ऐसा ही था। शियाओयू को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराई। जरूर, यह एक पल होगा। उसे चेयरमैन से पूछने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह हर दिन यही चीज पीता था। मिस्टर लिन, कल से ली फू आपको सोंगशान के फर्स्ट स्कूल की 12वीं कक्षा की कक्षा 5 में भेज देगा। आप हाई स्कूल के छात्र बन जाएंगे और मेरी बेटी चू मैंग्याओ के साथ एक ही कक्षा में होंगे। आप उसके साथ स्कूल जाएंगे, उसके साथ घर जाएंगे। उसकी और उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखने और उसे ट्यूशन देने की जिम्मेदारी आपकी होगी। सीधे शब्दों में कहें तो आप उसके साथ ही होंगे। मैं इन सालों में अपने व्यवसाय में बहुत व्यस्त रहा हूं और मैं एक पिता के रूप में अपनी भूमिका को ठीक से नहीं निभा पाया हूं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं उसके साथ घुलने मिलने वाला कोई व्यक्ति ढूंढना चाहूंगा ताकि उसके दिन थोड़े ज़्यादा खुशनुमा हो जाएं। यही असली वजह है कि मैंने आपको बुलाया है। आप उसकी उम्र के ही हैं और आप दोनों युवा हैं। मुझे यकीन है कि आप दोनों के बीच बहुत सी बातें हो सकती हैं। चू पेंगजान ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन यी थोड़ा परेशान थी। कोई ऐसा जिसके साथ वह घुल मिल सके, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रख सके, ऐसी चीज़ें जिसके बारे में वे दोनों बात कर सकें। रुको, यह वो मिशन था जो उसे अपने पूरे जीवन के लिए निर्धारित करना था। ये शादी जैसा लगने लगा था। यह कोई ऐसी लड़की नहीं थी जिसकी कोई समस्या थी जो उसे शादी करने से रोकती थी, है ना? लिन यी किसी भी शादी की योजना का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। मिस्टर लिन, क्या आप ठीक हैं? चू पेंगजान ने उसके स्तब्ध चेहरे पर एक नज़र डालकर समझ लिया। मुझे लगा कि आपको असाइनमेंट स्वीकार करने से पहले ये सब बताया गया होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। मिस्टर चू, कृपया मुझे लिन यी बुलाएं। मिस्टर लिन थोड़े ज़्यादा हैं। लिन यी ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया। सच कहूं तो मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ क्या करने के लिए कहा गया था। बूढ़े आदमी ने मुझे केवल इतना बताया कि मिशन कितना महत्वपूर्ण था और इसे पूरा करने के बाद मैं जीवन भर के लिए तैयार हो जाऊंगा। जीवन के लिए तैयार? चू पेंगजान ने इस विचार पर पलकें झपकाईं और फिर जोर से हंस पड़ा। हा, मैं समझ गया। तुम्हारा बूढ़ा आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। तुम ये काम अच्छी तरह से करते हो और तुम्हारे पुरस्कार तुम्हें बिना किसी परेशानी के अपना जीवन जीने देंगे। ओह, लिन यी को अभी भी समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन मेरा मिशन क्या है? क्या मैंने अभी इस पर चर्चा नहीं की? आप मेरी बेटी के साथ स्कूल जाएंगे और निश्चित रूप से उसे बदमाशों से बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी होगी, चेयरमैन ने समझाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, उसके साथ स्कूल जाना और उसकी नानी बनना, यह एकमात्र शब्द था जो दिमाग में आया। ठीक है, मुझे लगता है कि आप इसे इस तरह से ले सकते हैं। हाँ, आप एक नानी की तरह कुछ करेंगे। चू पेंगजान ने सिर हिलाकर सहमति जताई। लिन यी के कुछ और कहने का इंतजार किए बिना उसने उसे एक फाइल थमा दी। इस फाइल में सोंगशान के पहले स्कूल के बारे में विस्तृत जानकारी है। इससे खुद को परिचित करें। लिन यी ने असहाय भाव से सिर हिलाया और फाइल ले ली। ये तो कोई सुपर मिशन था। धिक्कार है उस घटिया बूढ़े आदमी को। उत्तरी अमेरिका में भी यही स्थिति थी। ओल्ड लिन ने कहा कि उसे किसी को बचाना है और वह व्यक्ति कुछ लोगों का एक पूरा समूह निकला। लिन यी ने कंधे उचका दिए। आखिरकार ये बहुत ज्यादा तनख्वाह थी और इसमें बहुत कम खतरा था। किसी अमीर लड़की के लिए अंगरक्षक जैसा अनुयायी, जो भी हो। लिन यी ने इसे एक ब्रेक के रूप में सोचने का फैसला किया। सोंगशान के फर्स्ट स्कूल को पहला स्कूल कहा जाता था, लेकिन इसे बहुत पहले ही निजी स्कूल बना दिया गया था और स्कूल खरीदे जाने के बाद भी इसका नाम कभी नहीं बदला गया। पेंगजान इंडस्ट्रीज के पास 1/3 शेयर थे। तब ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि लिन यी बिना किसी प्राथमिक विद्यालय के रिकॉर्ड के ही दाखिला ले सकता था। वो स्कूल नहीं गया था, लेकिन इंटरनेट ने यह स्पष्ट कर दिया कि ग्रामीणों के लिए शहर के स्कूलों में जाना कितना मुश्किल था। मैं समझता हूँ, मैं वैसा ही करूंगा जैसा कि अपेक्षित है। लिन यी ने फाइल पलटते हुए सिर हिलाया। बेशक, मैंग्याओ का गुस्सा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वह एक अच्छी लड़की है। चू पेंगजान ने यह कहते हुए कड़वाहट से मुस्कुराया। मुझे यकीन है कि आप जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति उसके साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाएगा। उसके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाना? नहीं, धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि वह किसी गर्लफ्रेंड की तलाश में था। तो फिर इस अमीर लड़की के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाने का क्या मतलब है? मैं कोशिश करूंगा।
चू पेंगजान ने लिन यी के अंतिम उत्तर में शिष्टाचार को पहचाना। उसने मुस्कुराते हुए बातचीत समाप्त की और ली फू को अपने कार्यालय के बाहर बुलाया। ली फू, स्कूल लगभग खत्म हो गया है, मैंग्याओ को घर ले आओ, है ना? मिस्टर लिन को भी देखना चाहिए कि स्कूल कैसा है। मिस्टर चू, कृपया मुझे लिन यी या लिटिल यी कहें, मिस्टर लिन थोड़ा ज्यादा है, लिन यी ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें यी बुलाऊंगा। तुम्हें मुझे मिस्टर चू कहना भी बंद कर देना चाहिए। अंकल चू, ठीक रहेगा। चू पेंगजान ने सिर हिलाया, इस मामले पर और अधिक बात करने का इरादा नहीं था। लिन यी ने जवाब में सिर हिलाया और ली फू के पीछे लिफ्ट से नीचे उतरकर पार्किंग क्षेत्र में चली गई। अध्याय 6, कार में किसान क्यों है। पार्किंग स्थल उच्च श्रेणी की कारों से भरा हुआ था और वहां विविधता की भी कमी नहीं थी। ये बात दिन के समय साफ थी कि पेंगजान इंडस्ट्रीज के कर्मचारी शीर्ष स्तर का वेतन पा रहे थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए लिन यी की 30,000 मासिक आय अब उतनी ज्यादा नहीं लगती थी। ली फू के मार्गदर्शन में लिन यी ने 2006 के गहरे नीले रंग की बेंटले 728 कार खरीदी। कार का रख रखाव बहुत बढ़िया था और लिन यी को यह नहीं पता था कि इसे हाल ही में खरीदा गया था या फिर इसे बहुत सावधानी से खरीदा गया था। कार बिल्कुल नई लग रही थी। मिस्टर लिन, यहाँ, ली फू ने इशारा करते हुए सामने का यात्री दरवाज़ा खोला। मैं ये सीट ले रहा हूँ। मिस, के बारे में क्या? लिन यी ने कुछ हिचकिचाहट के बाद पूछा। मिस हमेशा पीछे बैठती हैं, ली फू ने कहा। आखिरकार उनके पास एक बैग भी है। आगे की सीटों के लिए ये बहुत सुविधाजनक नहीं है। लिन यी ने सिर हिलाया और कार में घुस गया। ली फू ने बेंटले को धीरे धीरे पार्किंग स्थल से बाहर निकाला और गार्ड पोस्ट के पास से गुजरा, जहां सुरक्षा गार्ड कार के गुजरने पर गंभीर चेहरे के साथ खड़े थे। ली फू के पास अनुभवी ड्राइविंग कौशल था और लिन यी बता सकता था कि वह ऐसा व्यक्ति था जो खुद के विपरीत नियमों का पालन करता था। वह ड्राइविंग के रेसिंग पहलू की ओर अधिक झुका था, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे उसने खुद के लिए चुना था। जैसा कि ओल्ड लिन हमेशा कहा करते थे, अगर आप जीत नहीं सकते तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप जीत नहीं सकते तो यह आपकी गलती है। परिणामस्वरूप लिन यी ने पीछे हटने के लिए कई रणनीतियां सीखी। हालांकि वह उनका इस्तेमाल केवल बूढ़े आदमी का सामना करते समय ही करता था। ज्यादातर मामलों में लिन यी भागने वाला नहीं था। मिस्टर लिन, क्या आप गाड़ी चलाते हैं? ली फू ने ट्रैफिक लाइट पर रुकते हुए पूछा। उसने लिन यी की तरफ देखा, जो चुपचाप उसके बगल में बैठी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर ली फू एक अनुभवी व्यक्ति था, जिसकी आंखें तेज थीं। वह किसी व्यक्ति के वाहन में होने के व्यवहार को देखकर ही बता सकता था कि वह गाड़ी चला सकता है या नहीं। उसने सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि लिन यी में कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। थोड़ा सा। लिन यी एक नवागंतुक होने के नाते अधिक विनम्र होना चाहती थी। तुम्हारे पास लाइसेंस है? ली फू ने यह पूछने की जहमत नहीं उठाई कि लिन यी का थोड़ा से मतलब ड्राइविंग के बारे में कितना है। चेयरमैन ने बच्चे पर भरोसा किया और ली फू को उस भरोसे पर शक नहीं हुआ। अभी नहीं, लिन यी ने सिर हिलाते हुए कहा। वह गाड़ी चलाना जानता था और विदेशों में कार रेस भी कर चुका था, लेकिन उसके पास लाइसेंस नहीं था। मैं अभी 18 साल का हुआ हूँ, समय पर लाइसेंस नहीं बनवा पाया। ठीक है, मुझे अपना आईसी दे दो और मैं तुम्हारे लिए लाइसेंस ले आऊँगा। अगर मिस्टर चू या मैं व्यस्त हो जाऊं तो तुम मिस को स्कूल ले जा सकोगे और वापस ला सकोगे। कार एक बहुत ही भव्य दिखने वाले स्कूल के पास रुकी। ली फू उसके करीब नहीं गया, शायद इसलिए क्योंकि बेंटले बहुत शानदार थी। लिन यी ने फाइल से पढ़ा कि सोंगशान का पहला स्कूल एक निजी स्कूल था, लेकिन ये कोई आम कुलीन वर्ग से भरा संस्थान नहीं था। इसमें कठोर परीक्षाएं होती थीं और इसके कुछ छात्रों को छोड़कर जो अपने परिवारों के प्रभाव से दाखिला लेते थे, ज्यादातर आवेदक अपनी योग्यता के आधार पर प्रवेश पाते थे। 3 बड़ी कंपनियों के समर्थन से सोंगशान का पहला स्कूल शीर्ष स्तर की सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों से भरा हुआ था। यह अन्य स्कूलों की तुलना में एक अलग स्तर पर था और यही कारण था कि इसके सभी स्नातक छात्र कॉलेज में प्रवेश पाने में सक्षम थे। फिर भी लिन यी भी समझ गई थी, 100% अनुपात साफ नहीं था। कुछ छात्र बिल्कुल भी अध्ययन नहीं करते थे और वे अपने परिवार के संबंधों के कारण कॉलेज जाते थे। स्कूल की घंटी की जानी पहचानी आवाज़ बजी और लिन यी ने स्कूल के मैदान की ओर देखने से पहले सोचा, उसे आखिरी बार यह आवाज़ कब से सुनाई दी है। जल्द ही छात्रों के समूह इमारत से बाहर निकल आए। उनमें से कुछ ने वर्दी पहन रखी थी और कुछ ने नहीं। स्कूलों में बड़े आयोजनों के अलावा ज्यादातर समय ड्रेस कोड लागू नहीं किया जाता था। वो मिस होगी। ली फू ने अचानक अपना हाथ उठाया। उसकी उंगली लड़कों और लड़कियों के समूह के बीच में एक छात्र की ओर इशारा कर रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन यी ने उस ओर देखा जहां वह इशारा कर रहा था और एक सुंदर चेहरे और अच्छी लंबी कदकाठी वाली लड़की को देखा। उसके साथ अन्य लड़कियां भी थीं, लेकिन लिन यी को केवल एक नज़र में ही पता चल गया कि यह वही लड़की थी जिसकी रक्षा उसे करनी थी। बूढ़े लिन ने उसे बताया था कि चू मेंग्याओ स्कूल की सुंदरी है। स्कूल की सुंदरी स्वाभाविक रूप से स्कूल की सबसे सुंदर लड़की होगी। वहां एक और लड़की भी थी जो भीड़ से अलग दिख रही थी, लेकिन उसका शरीर थोड़ा ज्यादा छोटा था, जाहिर तौर पर फाइल में बताई गई ऊंचाई से मेल नहीं खा रहा था। हालांकि वह निश्चित रूप से स्कूल ब्यूटी के लिए उम्मीदवार बनने की क्षमता रखती थी। चू मेंग्याओ दूसरी लड़की के साथ कार की ओर जा रही थी, तभी कुछ राजकुमार जैसे दिखने वाले लड़के उसके पीछे पीछे आ गए।
मैंग्याओ, कृपया रुको। राजकुमारों में से एक लड़का मिस के रास्ते में खड़ा हो गया और फिर आगे बोला, मैंग्याओ, कृपया, बस एक मौका। मैंग्याओ ने अपने सामने खड़े लड़के को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। झोंक पिनलियांग, क्या तुम इसे आराम नहीं दे सकते? मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। ठीक है, चले जाओ। लेकिन झोंक पिनलियांग अपने प्यार का उपदेश देने ही वाला था कि चू मैंग्याओ ने उसे धक्का दे दिया। वो कुछ तेज कदमों में कार तक पहुंची और बिना समय गंवाए उसमें बैठ गई। उसके साथ बैठी लड़की ने भी वैसा ही किया, जिससे लिन यी हैरान रह गई। भगवान, ये झोंक पिनलियांग पूरे दिन मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है, क्या वह थकता नहीं है? मैंग्याओ ने कार में बैठने के बाद भी शिकायत करना बंद नहीं किया, लेकिन जब उसने अपने सामने बैठे आदमी को देखा तो वह रुक गई। तुम? हाय, मैं लिन यी हूँ। लिन यी ने खुद को आकर्षक दिखाने की कोशिश की। आखिरकार मिस बहुत खुश नहीं दिख रही थी। लिन यी, अंकल फू, वह यहाँ किस लिए हैं? मैंग्याओ ने अपनी कार में इस अनजान आदमी को देखते हुए पूछा। लिन यी एक अध्ययन साथी है जिसे आपके पिता ने आपके लिए नियुक्त किया है, ली फू ने शुरू किया। अध्ययन साथी? अध्ययन साथी के लिए किसने कहा? मैंने कहा कि मुझे ढाल चाहिए, और यहाँ यह आदमी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। मैंग्याओ घबरा गई क्योंकि उसने लिन यी को 2 बार और देखा। आखिर उस व्यक्ति ने क्या पहना था? पैंट के लिए कुछ चिथड़े के साथ एक बड़ा सिंगलेट। वह एक पूर्ण किसान की तरह लग रहा था। कोई ऐसा कैसे हो सकता है जो किसान जैसा दिखता हो? ली फू ने अपने माथे से पसीना पोंछना शुरू कर दिया और असहाय लिन यी की ओर देखा। उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसने राहत की सांस ली। वह चेयरमैन का सबसे भरोसेमंद आदमी था और वह ऐसी बातें जानता था जो बाहरी लोग नहीं जानते। ये युवक इतना मूल्यवान था कि चेयरमैन के पिता को भी उसे बुलाने की जरूरत पड़ी। अध्याय 7, फेस प्लांट। चेयरमैन ने खुद ही कहा है, मिस, लिन यी बहुत ही योग्य व्यक्ति है, कई क्षेत्रों में कुशल है, वह होशियार है और मजबूत है। आपको बचाना उसके लिए सबसे कम काम होगा, ली फू ने समझाया। चू पेंगजान ने मैंग्याओ की खातिर कुछ बातें छिपाने का फैसला किया था और ली फू को भी ऐसा ही करने का आदेश दिया गया था। सतह पर लिन यी को उसकी पढ़ाई और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक साथी के रूप में बुलाया गया था, फिर भी इसमें एक गहरा अर्थ छिपा था जिसमें चेयरमैन के समय से पहले का वादा शामिल था। जाहिर है, मैंग्याओ जैसा कोई व्यक्ति अचानक से किसी अध्ययन साथी के लिए सहमत नहीं होगा। हालांकि संयोग से उसे अवसर मिल गया। मैंग्याओ ने अपने पिता से एक ढाल मांगी ताकि वह स्कूल में हर रोज अपने आसपास मंडराती मक्खियों से बच सके। इस मौके का फायदा उठाते हुए चू पेंगजान ने अपनी बेटी को लिन यी की सिफारिश की। हालांकि ली फू को कपड़ों के लिए न रुकने का पछतावा होने लगा था। तस्वीर में लिन यी को एक नए रूप रंग वाले युवा के रूप में दिखाया गया था, लेकिन उसके कपड़ों का चुनाव इस तरह की जगह के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था। उसे चू मैंग्याओ को अपने सामने वाले व्यक्ति में कुछ खास नहीं दिख रहा था। पिता ने कोई ऐसा किसान तो नहीं चुना जो उनकी कंपनी में ट्रांसफर हो गया हो, है ना? मैंग्याओ के बगल में बैठी लड़की ने अपनी हंसी दबा ली। क्या क्या? शू? मैंग्याओ अपने पिता द्वारा उस पर थोपे गए जुर्म से पहले ही काफी नाराज थी और अब उसकी सबसे अच्छी दोस्त इस पूरी बात पर हंस रही थी। मैंग्याओ ने उसे घूर कर देखा, अपनी हताशा को रोक नहीं पाए। चेन यूशु ने जवाब में अपनी जीभ बाहर निकाली और फिर अपनी जिज्ञासु निगाहें लिन यी की ओर घुमाईं। अंकल फू, उसे कार से उतरने को कहो, मुझे कोई और चाहिए। मैंग्याओ ने भौहें सिकोड़ लीं। वो इस समस्या पर और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मिस्टर चू को मिस्टर लिन यी की क्षमताओं पर बहुत भरोसा है, साथ ही अनुबंध पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं। ली फू ने मैंग्याओ को अपनी बात समझाने की कोशिश की। अब कुछ और करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। चेयरमैन ने अपना मन बना लिया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हम। मैंग्याओ ने पलकें झपकाई। उसकी सुंदर आंखें खुली हुई थीं और वह रोने के कगार पर थी। उसके पिता क्या सोच रहे थे? किसी को इस तरह भेज रहे थे? वह पहले तो उसे ढाल के रूप में भी नहीं चाहती थी और अब वे उसे बता रहे हैं कि उसे किसी तरह का साथी होना चाहिए। वह पूरे स्कूल में हंसी का पात्र बन जाएगी। मैंग्याओ ने शुरू में योजना बनाई थी कि अगर ढाल अच्छी दिखी तो वह अपने बॉयफ्रेंड का नाम बताएगी। आखिरकार झोंक पिनलियांग जैसे लोगों को रोकने के लिए यह एक अचूक तरीका था। लेकिन अगर ढाल लिन यी की तरह दिखती तो ये काम नहीं करता। सबसे पहले तो कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को अपना प्रेमी चुनेगी। अगर वह झोंक पिनलियांग को यह बात बताएगी तो वह शायद हंसते हंसते लोटपोट हो जाएगा। दूसरी ओर लिन यी उलझन में डूबा हुआ था। ढाल। उसने जो कुछ भी समझा उससे पता चला कि ढाल का मतलब इस संदर्भ में साथ ही हो सकता है। चेयरमैन भी अजीब व्यवहार कर रहा था। वह वास्तव में अपनी बेटी की शादी करने की योजना नहीं बना रहा था, है ना? ठीक है, तुम जाओ और उस आदमी का ख्याल रखो जो पहले से ही मेरा पीछा कर रहा था। इसे अच्छे से करो और मैं तुम्हें जाने दूंगी। मैंग्याओ ने यह देखने का फैसला किया कि क्या वह अपनी नई ढाल से छुटकारा पा सकती है। अगर वह उसे सौंपा गया पहला काम नहीं संभाल सकता है तो वह अपने पिता से कह सकती है कि लिन यी काम के लायक नहीं है और उसे नौकरी से निकाल सकती है। वह आदमी। लिन यी ने कार से उतरने से पहले सिर हिलाया और तेज कदमों से झोंक पिनलियांग की ओर बढ़ गया। वो चू मैंग्याओ हमेशा मुझे टालती रहती है। कोई और लड़की होती तो बहुत पहले ही मेरी बाहों में आ जाती। झोंक पिनलियांग अपने कुछ अनुचरों से बड़बड़ा रहा था।
लियांग ब्रो, ये चू मेंग्याओ कोई साधारण लड़की नहीं है, वह पेंगजान इंडस्ट्रीज के चेयरमैन की बेटी है। वह मुश्किल है, एक नौकर गाओ शियाओफू ने कहा। मुझे पता है, ठीक है, तुम्हें लगता है कि मुझे तुमसे ऐसा कुछ कहने की जरूरत है। झोंग पिनलियांग ने अपने हाथ कमर पर रखे। मुझे दृढ़ रहना होगा। झोंग पिनलियांग ने रुककर देखा कि एक युवक मैले भूरे रंग की पैंट और पीले रंग की सफेद सिंगलेट पहने हुए उसकी ओर आ रहा है। वह इस बात से चौंक गया कि वह कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लिन यी ने बिना समय बर्बाद किए काम पूरा किया और झोंग पिनलियांग के पास पहुंचते ही उस आदमी की गांड पर जोरदार लात मारी। उस आदमी को जमीन पर गिराने के बाद लिन यी वापस कार की तरफ चल पड़ा। झोंग पिनलियांग मेंग्याओ जाने की अपनी योजना के बारे में भाषण देने ही वाला था कि अचानक उसका चेहरा जमीन पर जा लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वह कौन था? उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या उसे लगता है कि वह इससे बच सकता है? झोंग पिनलियांग किसी तरह खड़े होने के बाद चिल्लाया। उसका उग्र चेहरा भूरे रंग की धूल से सना हुआ था। यह वही किसान था। गाओ शियाओफू ने तुरंत जवाब दिया। फिर तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? उसके पीछे झोंग पिनलियांग द्वेष से जल रहा था और चिल्ला रहा था, उसे पकड़ो और उसे पीट दो, उसे बुरी तरह से पीट दो। लियांग भाई, वह पहले ही जा चुका है। जब लिन यी ने उसे लात मारी तो अनुचरों का पूरा ध्यान चेहरे पर पड़े झोंग पिनलियांग पर था और जब उन्होंने अपना सिर पीछे घुमाया तो किसान बहुत पहले ही गायब हो चुका था। भाड़ में जाओ, झोंग पिनलियांग ने गाली दी। मैंने उसका चेहरा देखा। मैं उस चेहरे को अच्छी तरह याद रखूंगा और कल मैं उसे अखबारों में डालूंगा ताकि उसके सभी साथी किसान दोस्त देख सकें। मैं उसका शिकार करूंगा, उस कमबख्त किसान का। याओ याओ, मैंने पहले ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन ये लिन यी वाकई कुछ खास है। वह झोंग पिनलियांग से भी नहीं डरता। चेन युशु की आंखें खुली हुई थीं क्योंकि उसने अभी अभी ये दृश्य देखा था। उसका दिमाग खराब हो गया है, ऐसा लगता है। लिन यी ने उसे प्रभावित करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन मेंग्याओ का मन पहले से ही उसे नौकरी से निकलवाने पर अड़ा हुआ था। वो उसे कभी माफ नहीं करेगी, चाहे वो कुछ भी करे। याओ याओ, तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? युशु ने सुझाव दिया। शू, तुम किसकी तरफ हो? मेंग्याओ ने उसे घूर कर देखा। उसकी आवाज़ में जिज्ञासा थी। तुम उस अवस्था में नहीं हो, है ना? क्या तुम्हें ये छोटा किसान लड़का पसंद आ गया है? चले जाओ। चेन युशु ने तुरंत अपना सिर हिलाया। तुम ही हो जो उसे पसंद करती हो, मुझे यकीन है। तुम उससे प्यार नहीं करती तो तुम उसे अपने पास क्यों रखने की कोशिश कर रही हो? ताकि मैं खुद को जितना चाहूं उतना शर्मिंदा कर सकूं, मुझे लगता है। मेंग्याओ युशु की बातों से हैरान थी। क्या वह भी पागल हो गई थी? जीज, इसके बारे में सोचो। झोंग पिनलियांग हमेशा स्कूल में जो चाहे करता रहता है और कोई भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। कहीं से एक छोटा लड़का आता है जो उसे लात मारने के लिए काफी साहसी होता है। चीजें बहुत दिलचस्प हो जाएंगी, क्या तुम नहीं देख सकते? चेन युशु ने शरारती अंदाज में कहा। झोंग पिनलियांग उस लड़के के साथ तुम्हारे पीछे पीछे नहीं घूम पाएगा, है ना? क्या तुम्हें क्या लगता है झोंग पिनलियांग कौन है? मेंग्याओ ने सीधे मुद्दे पर बात की। वह आदमी किसान है, वो बर्बाद हो जाएगा। याओ याओ, तुम कितने मूर्ख हो सकते हो? बात उस बारे में नहीं है। तुम्हें लगता है कि झोंग पिनलियांग उस आदमी को छुएगा जब उसके पास तुम्हारा नाम होगा? युशु ने मुंह बनाया। मैं भी उसका समर्थन करूंगा, तुम्हें पता है। अध्याय 8, तूने मेरे पिता के साथ क्या किया है? तुम्हारी बात सही है, मैं उसे अभी रहने दूंगी। युशु के शब्दों में अर्थ देखकर मेंग्याओ ने हार मान ली। वह ली फू की ओर मुड़ी। अंकल फू, क्या तुमने उसका बीमा करवाया है? अगर उसे कुछ हो गया तो? बीमा? ली फू को फिर से पसीना आने लगा। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि चेयरमैन द्वारा चुना गया व्यक्ति इतनी आसानी से खुद को चोट पहुंचा ले, लेकिन उसने फिर भी सवाल का जवाब दिया। चिंता मत करो, उसके पास बीमा है। लिन यी उस समय तक कार के दरवाजे तक पहुंच चुका था। आगे की सीट पर वापस बैठने के बाद उसने मेंग्याओ की ओर देखा। कैसा है, क्या मैं पास हो गया? बमुश्किल, मेंग्याओ ने जवाब दिया। लिन यी मुस्कुराया और कुछ और नहीं कहा। अनुभव और इंटरनेट ने उसे बताया कि लड़कियां ऐसी प्राणी हैं जो कभी भी जो कहती हैं उसका मतलब नहीं निकालती। लिन यी कुछ भी अनावश्यक नहीं जोड़ना चाहता था। मेंग्याओ खुश नहीं थी। वह किसी तरह के आभार की उम्मीद कर रही थी, फिर भी लिन यी ने बस मुस्कुरा दिया। और बस, क्या उसे नहीं पता था कि आजकल समाज कितना क्रूर है? कॉलेज ग्रेजुएट को भी सेप्टिक टैंक साफ करने जाना पड़ता है। उस आदमी को इतनी अच्छी नौकरी पाकर बहुत खुश होना चाहिए, खासकर तब जब वो एक किसान था और कॉलेज ग्रेजुएट नहीं था। अरे, तुम मुझे धन्यवाद क्यों नहीं दे रहे हो? मेंग्याओ अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। धन्यवाद? क्यों? लिन यी को नहीं पता था कि यह कहाँ से आ रहा था। अगर कुछ भी हो तो मेंग्याओ को उस लड़के की पहले से देखभाल करने के लिए उसे धन्यवाद देना चाहिए। मेंग्याओ को यकीन नहीं हुआ और वह बहुत नाराज भी हुई। वह आदमी कितना बेवकूफ़ हो सकता है, उसने उसे पहले ही संकेत दे दिया था। क्या उसे नहीं पता था कि उसका रवैया कितना गलत था? वह उसकी बॉस थी। हे, याओ याओ कह रही है कि उसने पहले ही आपको स्वीकार कर लिया है, इसलिए आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए। चेन युशु ने हंसते हुए ली यी को समझाया। शू, तुम क्या कह रही हो? उसे स्वीकार कर लिया? मेंग्याओ चौंक गई। शू के शब्दों में क्या है? वह ऐसा दिखा रही है जैसे वह प्रेम स्वीकारोक्ति स्वीकार कर रही है। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्या
मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि तुमने उसे अपनी ढाल के रूप में स्वीकार कर लिया है। ओह धन्यवाद, लिन यी ने बिना ज्यादा सोचे समझे कहा। नौकरी अच्छी थी और वेतन भी ज्यादा था। उसकी एकमात्र समस्या ये थी कि सब कुछ कितना अजीब था। आपका स्वागत है। मैंग्याओ को जो निराशा महसूस हुई वो अवर्णनीय थी जब उसने ये दो शब्द कहे। यह व्यक्ति इतना मूर्ख था कि वह उसकी ढाल नहीं बन सकता था। ठीक है, मिलते हैं याओ याओ, तुम भी। शील्डमैन। कार एक विला के सामने खड़ी हुई और युशु ने लिन यी पर एक आखिरी नज़र डालने से पहले मैंग्याओ को अलविदा कहा। ऐसा कहकर वो कार से बाहर निकल गई। ढाल वाला आदमी है ना? ली यी ने कड़वी मुस्कान दी। चेन युशु चू मैंग्याओ का पड़ोसी था और कार को केवल एक ही चक्कर लगाना पड़ा, तभी तीनों मैंग्याओ के विला पर पहुंच गए। युशु ने जो कहा था उसके कारण मैंग्याओ ने किसान को सहर्ष स्वीकार कर लिया था, लेकिन ये किसान उसके साथ विला में चला आया, सामान और सब कुछ लेकर। तुम क्या कर रहे हो? लिन यी ने उसकी तरफ देखा। उलझन में वह लीफू की ओर मुड़ा। क्या यह वह जगह नहीं है जहां मैं रह रहा हूं? तुम कितने आगे बढ़ने वाले नौजवान हो। मेरे विला में एक भी आदमी ने कदम नहीं रखा है। मैंग्याओ ने अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखते हुए दहाड़ते हुए कहा। लीफू ने अपने माथे से पसीना पोंछा। एक भी आदमी नहीं? क्या उसकी गिनती नहीं होती? और मिस्टर चू, वह मिस के शब्दों के बारे में क्या सोचेंगे? मैंग्याओ को लीफू की प्रतिक्रिया देखकर अपने शब्दों में गड़बड़ी का एहसास हुआ। मेरा मतलब है, वे लड़के जो घर का हिस्सा नहीं हैं। मिस्टर चू ने कहा है कि आप मिस्टर लिन के साथ भाई जैसा व्यवहार कर सकती हैं। वह आज से आपके साथ विला में रहेंगे। लीफू ने हर शब्द सावधानी से बोला ताकि मिस का गुस्सा न भड़के। वह जानता था कि मिस कैसी हैं। क्या? मैंग्याओ की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था क्योंकि उसने लिन यी की ओर उंगली उठाई थी। उसे, मेरा भाई, क्या तुम मजाक कर रहे हो? अंकल फू, उसे यहाँ से निकालो। मुझे परवाह नहीं कि वह कहाँ रहता है, बस यहाँ नहीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे डर है कि यह निर्णय लेना मेरा काम नहीं है, मिस। ये चेयरमैन की इच्छा है, आप देखिए। लीफू ने सावधानी से चलना सुनिश्चित किया। हालांकि वह चुपेंगाजान का सबसे भरोसेमंद आदमी हो सकता है, फिर भी वह तकनीकी रूप से एक ड्राइवर था। चेयरमैन की बेटी से निपटना उसके लिए उचित नहीं था। जो भी हो, मैं खुद पिताजी से बात करूंगी। मैंग्याओ ने नवीनतम नोकिया ई7 निकाला जो उसने प्रमोशन इवेंट में युशु के साथ खरीदा था। लिन यी ने मैंग्याओ के हाथ में फ़ोन को ईर्ष्या से देखा। शायद अब समय आ गया है कि वह भी अपने लिए एक फ़ोन खरीद ले, उसे इसकी ज़रूरत होगी। डैडी, याओ याओ यहाँ है। मैंग्याओ की आवाज़ तुरंत 180 डिग्री बदल गई, जिससे लिन यी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे नहीं पता था कि लड़कियां इतनी मीठी आवाज़ निकाल सकती हैं। ओह याओ याओ, क्या हुआ? चुपेंगजान मीटिंग के बीच में था जब उसका फ़ोन बजा, लेकिन जब उसने देखा कि कौन कॉल कर रहा है तो उसने फ़ोन उठा लिया। अच्छा देखा पापा, आपने मुझे ये ढाल क्यों दी है? आपने बाजार से कोई बेतरतीब किसान तो नहीं चुन लिया? ये पहली बार था जब उसके पिता ने उसके अनुरोध को इतने आधे मन से लिया था और वह इससे खुश नहीं थी। आप ये के बारे में बात कर रहे होंगे। हे, वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए मैंने आपको माउंट स्टारवेस्ट से लाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। वह अपनी पढ़ाई में अच्छा है और कुंग फू में भी। वह एक अच्छा इंसान भी है। इन सब के अलावा, चुपेंगजान ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। क्या? चुमेंग्याओ को समझ नहीं आया किसान ने उसके पिता के साथ क्या किया था। वह उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहा था? चुपेंगजान ने अपनी बेटी के जवाब को गलत समझा और मान लिया कि वह उसकी व्यवस्था से खुश है। हे, अच्छा, तुम्हें क्या लगता है? बहुत बढ़िया, है ना? बहुत बढ़िया। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले, उसकी शक्ल। उसकी शक्ल, पापा, मैं इस तरह की ढाल को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंग्याओ ने नाराज होकर जवाब दिया। इसके अलावा, आप उसे मेरे साथ रहने के लिए कैसे कह सकते हैं? ये बहुत सुरक्षित नहीं है ना? मैं एक लड़की हूँ। मुझे पता है, मुझे पता है। मैं नहीं चाहता था कि तुम भी अकेले विला में रहो, इसीलिए मैंने छोटे ई को काम पर रखा है। ये तुम्हारी अपनी सुरक्षा के लिए है। चिंता मत करो, वह जो सुरक्षा प्रदान करता है वह शीर्ष स्तर की है। चुपेंगजान ने अपनी बेटी की बात को न समझने का नाटक किया। वह चुमेंग्याओ के पास शब्द नहीं थे। उसके पिता ने जो कुछ कहा उससे वह अवाक थी। चेयरमैन ने उसके होश में आने का इंतजार नहीं किया। ठीक है याओ याओ, मैं अभी भी यहाँ मीटिंग में हूँ। हम बाद में बात करेंगे। इतना कहकर चुपेंगजान ने फ़ोन काट दिया। मैंग्याओ ने अपने दांत पीसते हुए लिन यी को गुस्से से घूरा। बोलो, तुमने मेरे पिता को कैसे धोखा दिया? अध्याय 9। महान जनरल वेईवू। लीफू, जो ज़रूरत से ज़्यादा समय तक नाराज मिस के पास नहीं रहना चाहता था, ने चेयरमैन को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने लिन यी को एक बैग दिया जिसमें सोंगशान के फर्स्ट स्कूल की किताबें और यूनिफॉर्म थी और फिर मैंग्याओ की ओर मुड़ा। मिस, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे फ़ोन कर देना। हमेशा की तरह आज भी डिनर शाम 7 बजे आएगा। ये कहकर लीफू ने विदा ली। मैंग्याओ ने अपने सामने खड़े आदमी को घूरकर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह उसे सड़क पर सोने नहीं दे सकती थी, है ना?
उसके पिता एक जाने माने परोपकारी व्यक्ति थे और वह नहीं चाहती थी कि कोई उसके कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करते देखे। वैसे भी उसे विला में रहने देना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेंग्याओ अभी भी इस स्थिति से बहुत दुखी थी। उसने उस व्यक्ति को याद किया जो पूरी घटना के लिए जिम्मेदार था और तुरंत उससे संपर्क किया। हेलो शू, मेरे पिताजी किसान को मेरे विला में रहने दे रहे हैं, मैं क्या करूं? याओ याओ, ढाल वाला लड़का है ना? यह इतना बुरा नहीं लगता। मैं कल स्कूल में सबको बता दूंगी कि तुम दोनों पहले से ही एक ही छत के नीचे रह रहे हो। तब कोई भी तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। युशु अपने राजकुमारी बिस्तर में आराम से टेलीविजन देख रही थी और वह अभी मेंग्याओ की समस्याओं से निपटना नहीं चाहती थी। चेन युशु, मेंग्याओ ने फोन पर चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम ही नहीं थे जिसने मुझे उसे रहने देने के लिए कहा था? तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? बेकार की बातें करना बंद करो। मैं तुम्हें यहीं अपने घर पर चाहता हूँ, अभी अभी अभी। ज़रूर, पहले मुझे नहा लेने दो। झपकी लेने के बाद मैं कल सुबह सबसे पहले तुम्हारे पास आऊँगा। युशु ने आलस से जवाब दिया। अगर मैं तुम्हें 1 मिनट में नहीं देखूंगा तो हम दोस्त नहीं रहेंगे, मेंग्याओ ने दहाड़ते हुए कहा। चलो, मैंने नहाने के लिए अपने कपड़े पहले ही उतार दिए हैं। तुम मुझसे उन्हें वापस पहनने की उम्मीद नहीं कर रहे हो, है ना? युशु सोफे से उठकर आईने के पास से गुजरी। वह रुकी और अपने नग्न शरीर की प्रशंसा की। लगता है यहाँ पेट की थोड़ी समस्या है, शायद उसे डाइट पर जाना चाहिए। 50 सेकंड। मेंग्याओ पहले से ही कॉल ऑफ द टाइमर का उपयोग करके उल्टी गिनती कर रहा था। ठीक है, दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ा जा सकता, है ना? युशु ने कहा जब उसने अपने कपड़े पहनने समाप्त किए। 40। मेंग्याओ ने गिनती जारी रखी। एड्स बाय पब फ्यूचर। जीज, आ रही हूँ। युशु अपने जूते पहनकर बाहर भागी। युशु का विला मेंग्याओ के विला से केवल कुछ 10 मीटर की दूरी पर था और एक छोटा रास्ता दोनों को जोड़ता था। मेंग्याओ ने जब दूर से युशु की आकृति देखी तो फोन रख दिया। उसने राहत की सांस ली। याओ, तुम्हें क्या हो गया है? मैं पहले से ही शॉवर के सामने नंगी पड़ी थी और अचानक तुम मुझे यहाँ खींच कर ले आए, युशु ने शिकायत की। मेंग्याओ ने धीरे से अपना गला साफ किया और एक बार फिर लिंगी की ओर अपनी उंगली उठाई। शू, यहाँ एक बाहरी व्यक्ति है। चलो, सब ठीक है ना? युशु को स्पष्ट रूप से परवाह नहीं थी कि लिंगी ने उसकी बात सुनी या नहीं। शील्ड वाला अब परिवार का हिस्सा है। चूंकि तुम उसके साथ इतना ही परिवार की तरह हो तो क्यों ना हम उसे तुम्हारे घर पर रहने के लिए कहें? हाँ, मुझे लगता है कि हम ऐसा करेंगे। युशु को उसकी पीड़ा पसंद आ रही थी और उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उफ, युशु ने अपनी जीभ बाहर निकालकर मासूमियत से मुस्कुराए। याओ, तुम्हें पता है कि घर आते ही मैं सबसे पहले नंगी हो जाती हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसका ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रहना थोड़ा अनुचित है? तो फिर मुझे लगता है कि उसका मेरे साथ रहना उचित है, मेंग्याओ ने डांटा। यह आसान है याओ, युशु ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। तुम बस मेरे घर आ सकती हो और उसे अपने घर पर छोड़ सकती हो। तुम किस बात पर झल्लाहट कर रही हो? तुम सही हो, युशु ने आखिरकार कुछ उपयोगी बात कही, मेंग्याओ ने सोचा। लेकिन ये सही नहीं लगा। वह अपना पूरा विला एक किसान को क्यों दे रही है? इसमें क्या है? और अगर चीजें गायब हो गईं तो क्या होगा? नहीं, मैं उसे अपने घर में अकेले रहने नहीं दूंगी, मेंग्याओ ने कहा। युशु चाहती थी कि लियिन स्कूल में उसका मनोरंजन करे, लेकिन चीजें परेशान करने वाली होने लगी थीं। लिंगी को युशु की जगह रहने दें, वह कभी भी इसके लिए सहमत नहीं होगी। कुछ देर सोचने के बाद युशु ने अपनी उंगलियां चटकाईं। क्यों ना मैं अभी तुम्हारे साथ रहूं? वह नीचे अपना काम करेगा और तुम्हारा कमरा तो वैसे भी ऊपर है। बस उसे पहली मंजिल पर रहने को कहो। एड्स बाय पब फ्यूचर। मेंग्याओ को बेहतर समाधान पसंद होता, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। ठीक है, फिर हम ऐसा ही करेंगे। मेंग्याओ के विला में कई बार सोने के बाद युशु उस जगह को अच्छी तरह से जानता था। वे अंदर दाखिल हुए और लिंगी उनके पीछे धीरे धीरे चल रहा था। वह अंधा नहीं था। मेंग्याओ जाहिर तौर पर उसे पसंद नहीं करता था। बूढ़े लिन के गंभीर शब्दों और अंकल चू की भरोसेमंद आंखों को याद करते हुए लिंगी को नहीं लगा कि यह कोई बड़ी बात है। मेंग्याओ एक लड़की थी, आखिरकार यह स्वाभाविक ही था कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। अरे, तुम्हारा नाम क्या है? मेंग्याओ ने सोफे पर बैठते हुए अपने पैर ऊपर उठाते हुए पूछा। मैं लिन हूँ। लिंगी सोफे पर बैठने ही वाला था कि एक लड़की जैसी चीख ने उसे रोक दिया। रुको, मत बैठो। मेंग्याओ की आंखें खुली हुई थीं और वह लिंगी को देख रही थी। क्या हुआ? लिंगी ने चौंक कर पूछा। उसका नितंब अभी भी सोफे के ठीक ऊपर हवा में लटका हुआ था। अपनी गंदी पैंट से सोफा गंदा मत करो। शू हमेशा वहां नंगा लौटता रहता है। युशु ने आंखें घुमाईं। क्या बकवास है याओ, बाहरी व्यक्ति वाली बात का क्या हुआ? लिंगी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, आखिरकार उसके कपड़े तो गंदे थे ही। वह पूरे दिन भागता दौड़ता रहता था और ट्रेन की सीटें भी साफ नहीं थीं। सोफा गंदा करना छोटी बात थी, लेकिन अगर यहाँ की खूबसूरत महिला को इससे कोई चर्म रोग हो जाए तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा। ठीक है,
आप जारी रख सकते हैं। मेंग्याओ ने राहत की सांस ली जब उसने लिंजी को फिर से खड़े होने की मुद्रा में देखा। मैं लिंजी हूँ। ठीक है लिंजी, तुम आज रात वहाँ उस अतिथि कक्ष में सोओगी। लेकिन याद रखना, शू और मैं ऊपर सोते हैं, इसलिए तुम्हें ऊपर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मैं पिताजी से कहूंगी कि वे तुम्हें नौकरी से निकाल दें। मेंग्याओ को लगा कि खतरा कम हो गया है, क्योंकि लिंजी ने किसी तरह अपने पिता का दिमाग धो दिया था। उस नोट पर उसने एक और धमकी जोड़ दी, अगर तुम ऊपर गए तो मैं महान जनरल वेईवू से कहूंगी कि वह तुम्हें मौत के घाट उतार दे। जरूर, लिंजी ने बेपरवाही से सिर हिलाया और जाने के लिए तैयार हो गया। रुको जनरल वेईवू। वह क्या है? मेंग्याओ ने प्रसन्नतापूर्वक चेहरा बनाया और फिर चिल्लाया, जनरल वेईवू नीचे आइए। एक रोटवीलर कुत्ता सीढ़ियों से नीचे की ओर दौड़ता हुआ आया और मेंग्याओ और लिंजी के बीच खड़ा होकर भौंकने की आवाज से पूरा कमरा गूंजने लगा। अध्याय 10 घटिया विचार। लिंजी ने उसे डराने की कोशिश कर रहे रोटवीलर पर उपहास किया। उसने एक पहाड़ी मिशन में एक ही थप्पड़ से कई भेड़ियों को मार गिराया था। कुत्तों ने उसे जरा भी परेशान नहीं किया। महान जनरल वेईवू उसके साथ क्या कर सकता था? देखा, यह महान जनरल वेईवू है। वह काफी शक्तिशाली है। मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। अगर तुम उसे पार नहीं करना चाहते तो बेहतर होगा कि तुम दूसरी मंजिल से दूर रहो। मेंग्याओ ने चेतावनी दी। मैं समझ गया। लिंजी ने सिर हिलाया। मेंग्याओ को यकीन हो गया कि लिंजी ने कुत्ते से बचाव के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है और वह खुश थी। ऐसा कहकर वह यूशु के साथ ऊपर की ओर भागी और जनरल को सीढ़ियों के नीचे छोड़ दिया। लिंजी ने अपना सामान अपने साथ लिया और अतिथि कक्ष की ओर चल पड़ा। जाने से पहले उसने कुत्ते को घूर कर देखा और वह तुरंत पीछे हट गया। रोटवीलर को तुरंत समझ में आ गया और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लिंजी कोई साधारण आदमी नहीं था। यह इंसान उसके बस की बात नहीं थी। लेकिन लिंजी का कुत्ते के साथ खेलने का मन नहीं था। बिना देर किए वह उस कमरे में चला गया जिसकी ओर मेंग्याओ ने उसे इशारा किया था। साज सज्जा बहुत साधारण थी, जिसमें एक बिस्तर, मेज और अलमारी थी। हालांकि लिंजी के लिए ये सब पर्याप्त थे, क्योंकि वह अपने साथ पुराने कपड़ों के अलावा कुछ नहीं लाया था। उसे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि उसके पास एक निजी बाथरूम था। ये किसी होटल में रहने जैसा था। यात्रा के कारण उसका शरीर पूरी तरह से धूल से ढका हुआ था, इसलिए लिंजी ने तौलिया लेकर बाथरूम में जाने से पहले अपने सामान को व्यवस्थित किया। उसने समय देखा। दिन आने में अभी 1 घंटे से ज्यादा का समय था और लिंजी ने उससे पहले नहाने का फैसला किया। इस बिंदु तक लिंजी ने खुद को अपने काम के माहौल से बहुत संतुष्ट पाया। 30,000 RMB प्रति माह, एक होटल जैसा कमरा और जीवन। ये सच में बहुत अच्छी नौकरी थी, बूढ़े आदमी के लिए बेवकूफ सैंडल बनाने से कहीं बेहतर। एड्स बाय पब फ्यूचर। शू, मुझे इस बात का पछतावा होने लगा है। लिंजी ऐसी नहीं लगती जो मेरी रक्षा कर सके। मेंग्याओ ने अपने साधारण कपड़े पहने और यूशु से शिकायत की। मुझे लगता है कि वह ठीक है। यूशु ने बिस्तर पर लेटे हुए अपनी टांगें दीवार पर टिका रखी थीं। उसने कहीं पढ़ा था कि ऐसा करने से उसका वजन कम होगा और इससे उसके शरीर के विकास में मदद मिलेगी। ठीक है मेरी गांड, मैं एक सुंदर दिखने वाली ढाल लेने के बारे में भी सोच रही थी जो मेरे बॉयफ्रेंड की तरह काम कर सके। बढ़िया, अब मेरे पीछे कोई किसान लड़का है। जब वह ऐसा दिखता है तो मैं उसे बाहर कैसे ले जा सकती हूँ? मेंग्याओ ने अपने दांत पीस लिए। तुम उसे अपना बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेती, क्योंकि वह इतना अच्छा है और सब कुछ ठीक है। ठीक है, मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसका लोग पीछा करते हैं, तुम्हें पता है। मुझे ढाल की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद इस पर विचार करता। असल में, यूशु ने बेपरवाही से कहा। बेशक तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा भाई एक सैन्य अधिकारी है। अगर मेरा कोई भाई होता जो एक लात से पेड़ों को चीर सकता तो मुझे ढाल पाने के लिए इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। मेंग्याओ जानती थी कि यूशु उसे जानबूझकर नाराज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा ही था। उसका एक भाई था जबकि उसका कोई भाई नहीं था। याओ, क्यों न मैं अपने भाई से कहूं कि वह अपनी टीम से किसी को तुम्हारे पास ले आए। वह तुम्हारा भाई हो सकता है। यूशु ने पलक झपकाए। शायद प्रेमी भी। अगर ऐसा हुआ तो जोंग पिनलियान कभी तुम्हारे आसपास भी नहीं आएगा। यूशु बेतुकी हो रही थी और मेंग्याओ ने उसे घूर कर देखा। ये किस तरह के घटिया विचार हैं? ये कौन सा आदमी है जो मेरे पिता ने मुझे भेजा है? मेरी गांड की रक्षा करो। और अब तुम मेरे दिमाग में भी ये सब घटिया विचार भर रहे हो। प्रेमी फिगर, आखिर ये क्या है? ठीक है, हे भगवान, मैं चुप हो जाऊंगी। ठीक है। यूशु मेंग्याओ को परेशान नहीं करना चाहती थी। लड़की वास्तव में गुस्सा होने लगी थी। यूशु ही वह थी जिसने सबसे पहले ढाल लेने का सुझाव दिया था, इसलिए वह पूरी तरह से दोषरहित नहीं थी। लिंजी अपने सामान को देख रहा था, तभी लीफू डिनर लेकर आया। वहां कुछ भी ऐसा नहीं था जो उचित कपड़ों जैसा हो। बूढ़ा आदमी बहुत कंजूस था। क्या वह कम से कम उसके लिए कुछ नई टी शर्ट या कुछ और नहीं खरीद सकता था? मेंग्याओ को शायद लगेगा कि अगर वह इन कपड़ों को पहनकर बाहर गया तो उसने फिर से गंदे कपड़े पहन लिए हैं। उसे सोफे पर बैठने की भी अनुमति नहीं होगी।
कोई विकल्प न होने पर लिंगी ने ली फू द्वारा दी गई वर्दी पहनने का फैसला किया। युशु और मेंग्याओ लिंगी के अचानक बदले रूप को देखकर चौंक गए। वह पहले की तरह ही आवारा था, अपनी गंदी सिंगलेट और पैंट के फटे कपड़ों में। एक शौवर और एक सज्जन पोशाक ने लिंगी के किसान पक्ष को पूरी तरह से मिटा दिया। हालांकि मेंग्याओ लिंगी को अच्छा दिखने वाला नहीं कहना चाहती थी, खासकर तब जब उसके बारे में उसकी पहली धारणा ऐसी ही थी। वह बस इतना कर सकती थी कि उसे देखने में घिनौना न लगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। लीफू ने उन्हें कुछ मछली और मछली के टुकड़े, कुरकुरी सब्जियां, मशरूम सूप आदि पहुंचाया था। लिंगी को खाना खाए हुए काफी समय हो गया था। उसने खाने की तैयारी में कोई समय बर्बाद नहीं किया और खुद को मेज पर बैठा लिया। वह खाना शुरू करने ही वाला था कि मेंग्याओ ने उसे रोक दिया। तुम क्या कर रहे हो? मैंने और शू ने तो खाना शुरू भी नहीं किया है। हम खाना शुरू करने से पहले तुम्हें खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा कहकर मेंग्याओ रसोई में चली गई। उसे केवल चांदी के बर्तनों का उपयोग करने की आदत थी, जो उसने बचपन से ही सीखी थी, जब वह अपने दादा के साथ रहती थी। कीटाणुशोधन डिब्बे में हमेशा उसके लिए विशेष रूप से तैयार किए गए बर्तनों का एक निजी सेट रखा होता था। लिंगी सिर्फ इस बात पर कड़वी मुस्कान दे सकता था कि मेंग्याओ कितना अनुचित व्यवहार कर रहा था। उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। ऐसा लगता है कि वह अभी सिर्फ लड़कियों को खाते हुए देखेगा। ये देखकर कि चावल का कटोरा उसका था, उसने खुद ही 2 घूंट भर लिए। क्या पीने के लिए कुछ है? शायद वह बहुत तेज चल रहा था, इसलिए उसका दम घुटने लगा। युशु को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि लिंगी कितनी भूखी लग रही थी। उसने रेफ्रिजरेटर की ओर इशारा किया। वहां पे पदार्थ हैं। ओह! लिंगी ने जैसे ही अपना सिर पीछे घुमाया, उसे एक बहुत बड़ा फ्रिज दिखाई दिया। उसने चयन में से संतरे के जूस की एक बोतल चुनी और अपने गले की तकलीफ को कम करने के लिए उसे गटक लिया। मेंग्याओ पहले ही अपने चांदी के बर्तनों के साथ वापस आ चुकी थी और युशु से बात कर रही थी कि व्यंजन कितने आकर्षक थे। यह मेरी पसंदीदा उबली हुई मछली है। ये मछली के टुकड़े बहुत मीठे हैं। शापित रसोइया, क्या उसे नहीं पता कि चीनी कितनी मोटी होती है? मैं किसी दिन पिताजी से उसे नौकरी से निकलवा दूंगा। ये गोभी। लेकिन शू, यहाँ मेंग्याओ खाने के साथ साथ बातचीत में भी व्यस्त थी। व्यंजन पेंगजान कॉरपोरेशन के तहत भव्य होटल के रसोइयों द्वारा तैयार किए जाते थे और लीफू हमेशा उनके साथ समय पर पहुंचता था। चू पेंगजान का शेड्यूल बहुत व्यस्त था और मेंग्याओ की मां ने उसे बहुत छोटी उम्र में ही छोड़ दिया था। उसे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ था और उसके पिता इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे। परिणामस्वरूप मेंग्याओ का दैनिक जीवन लीफू की देखभाल पर निर्भर था।